हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम सब पढ़ रहे हैं मात्रक एवं बीमा, ठीक है। तो आज हम उसी का पार्ट 5 पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी को आप सबके साथ, ठीक। तो जैसे कि हमने वर्क के बारे में आप सबको बताया था कि क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे हमने यूनिट पढ़ा था, ठीक। तो वर्क का मात्रक क्या होता है, जैसे एक पद्धति हमने आपको बताई थी एमकेएस पद्धति एंड क्या बताई थी, सीजीएस पद्धति, ठीक। तो एमकेएस पद्धति में हमने बताया था कि जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, और बेसिकली हम इसी को यूज भी करते हैं, ठीक। और जो सीजीएस पद्धति होती है उसमें क्या होता है, कार्य का मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है, ठीक। तो आज और मैंने ये भी बताया था कि जो एक जूल होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो वो मैं आपसे बताता हूँ, ठीक। देखिए अपने पास क्या है ना, एक एमकेएस पद्धति है और एक अपने पास सीजीएस पद्धति है। और बात किसकी हो रही है, बात हो रही है कार्य की। बीमा मैं आपको 50 बार नहीं बताऊंगा, बीमा आपको याद होनी चाहिए कि इसकी बीमा होती है mm2t-2, ठीक। एक बार और बता दे रहा हूँ, देखो कार्य बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो इसकी बीमा होती है mm_t-2 एंड इसकी बीमा क्या होती है, विस्थापन एक तरीके से डिस्टेंस ही है। तो इसको सॉल्व करोगे तो mm⁻², t⁻−2। तो ये अपने पास क्या आ गई, वर्क की बीमा आ गई। एंड इसका जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो जूल होता है। तो इसी को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है कि mm⁻² एंड t⁻², ठीक। तो एमकेएस पद्धति में बात करते हैं इस मात्रक की, तो इसको हमने नाम दे दिया m1, l1 की स्क्वायर और t1⁻², ठीक। और सीजीएस पद्धति में हमने इसको माना m2 एंड l2 का स्क्वायर एंड t2⁻², ठीक। क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि एक जूल में क्या होता है, 10⁷ अर्ग होता है, ठीक। एंड अपने पास दो मात्रक है, दो पद्धति अपने पास है, एक एमकेएस पद्धति है, एक सीजीएस पद्धति, एक एमकेएस पद्धति, एक सीजीएस पद्धति। तो हमने क्या माना, दो आंकिक मान माने इनके, दो क्या माना, आंकिक मान माना। किसके किसके, एमकेएस पद्धति के एंड सीजीएस पद्धति के। जो एमकेएस पद्धति का डाटा गिवन है उसका आंकिक मान हमने माना n1 एंड जो सीजीएस पद्धति का डाटा गिवन है उसका आंकिक मान हमने माना n2, ठीक। तो क्या किया, उसको इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया, n1 इंटू m1 l1 स्क्वायर t1⁻²। इस दोनों को क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। तो ये हो गया n2 m2 l2 का स्क्वायर t2⁻², ठीक। तो ये क्या कर दिया, n2 को इधर लेके आया, ये बराबर हो गया n1, इसको क्या कर दिया m1/m2, सबको अलग कर दिया हर एक डायमेंशन को, और इसको ऐसे कर दिया l1/l2 का स्क्वायर, इसको ऐसे कर दिया t1/t2⁻²। और यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि जो n1 है वो हमारा 1 है, ये हमने यहाँ पे माना है, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, कंसीडर किया है कि जो हमारा n1 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, n2 बराबर यहाँ पे 1 हो गया, ठीक। अब देखो m1 जो 1 दिख रहा है आपको, वो कौन सा चीज़ है, वो एमकेएस है। यानी एमकेएस किस में होगा, मास है तो केजी यानी किलोग्राम/ग्राम, ठीक। लेंथ है किस में, एमकेएस में, तो m यानी मीटर/सेंटीमीटर, सीजीएस में है तो सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। टी क्या है अपना, टी क्या है, समय है, तो ये तो सेकंड ही रहेगा, ये भी सेकंड ही रहेगा, इसकी पावर -2 हो गई, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम अपान ग्राम हो गया, ठीक। उसके बाद देखो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर, एंड इसका स्क्वायर
और ये अपने पास सेकंड से सेकंड कटा तो ये 1 बच गया, इसका कोई मायने नहीं रखा। N2 बराबर ये 1 हो गया। ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो ये अपने पास 10 की पावर 3 हो गया। और ये बताओ, ये 10 की पावर 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4 हो जाएगा। और इंटू 1 कर दिया। और ये N2 अपना क्या था? ये जूल के ही तो बराबर था, ये एक जूल के ही तो बराबर था। ये 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। ये कितना आ गया? 10 की घाते 3, 10 की घाते 4। हमको पता है कि गुणा करते समय क्या होता है, घाते ऐड होती हैं। ये 10 की घाते 7 हो गया। तो ये सिद्ध हो गया कि जो 1 जूल होता है वो किसके बराबर होता है? 10 की घाते 7 अर्घ के क्या होता है? बराबर होता है। ये आपको आना चाहिए, ये आपको हमेशा आना चाहिए, ये आपके दिमाग में हमेशा फीड होना चाहिए। ठीक, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, कल तो मैंने बस आपको इतना बताया था कि बस आप याद रखो कि जो कार्य होता है उसका जो डेफिनेटली जो मात्रक होता है, जो हम सब आज तक अभी तक पढ़ते आए हैं, वो क्या होता है? जूल होता है। और जो उसका सूत्र होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट आपको ये याद रखना है, ये MKS पद्धति में होता है। एंड जो CGS पद्धति में होता है वो क्या होता है? CGS पद्धति में जो होता है वो अर्घ होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई। ठीक, किसके किसके बारे में? एक आपको मैंने फोर्स के बारे में बताई। फोर्स के बारे में क्या आपको बताई मैंने? अगर यूनिट की बात करूं मैं तो MKS की बात करूं एंड CGS की बात करूं। ठीक, MKS में फोर्स की यूनिट मैंने आपको बताई क्या होती है? न्यूटन होती है। एंड CGS की बात करूं तो CGS में मैंने क्या बताया? डाइन बताया। ठीक, और मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद मैं बात करता हूँ वर्क की बात करता हूँ, यानी कार्य की बात करता हूँ। ठीक, कार्य में भी 2 चीज़ें आती हैं, MKS एंड CGS। 2 पद्धति आई अपने पास। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक हमने बताया आपको जूल होता है। एंड CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। यहाँ से भी ये चीज़ मैंने आपको सिद्ध करके बताया कि 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्घ के क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों चीज़ें बाबू एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन एग्जाम में आए या ना आए, बट इसका जो डेटा है, इसका जो यूनिट है, वो आपसे न्यूमेरिकल में यानी जो आंकिक क्वेश्चन आता है उसमें तो पूछा ही जाएगा। ठीक, और जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये सब तो बच्चों वाली चीज़ें हैं ना, ये सब तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक, और कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं इसमें मैं, जैसे ये अपना क्या है? कोई सरफेस है, सरफेस यानी मेज है, कुछ भी है, अपना सरफेस है ये। ठीक, कोई सरफेस है अपना ये। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसका द्रव्यमान m kg है। ठीक, उसका द्रव्यमान m kg है। वो यहाँ पे रखा हुआ है, अभी इस पॉइंट पे रखा हुआ है। उसको क्या करना है? आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या करना है? पहुँचाना है। इस पॉइंट से आपको उसको यहाँ तक पहुँचाना है, इस पॉइंट तक पहुँचाना है। तो आपके पास तरीके क्या हैं? या तो आप इसको उठा करके यहाँ रख दो, ठीक, या तो आप इसको पुश करोगे, फोर्स लगाओगे ना, जाहिर सी बात है आप इसको फोर्सिंग लगाओगे। बिकॉज जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इसका मास कम होगा तब तो आप इसको इजीली उठा के यहाँ पे रख सकते हो, बट अगर मास इसका ज़्यादा हो गया तब आप क्या करोगे? अगर ये सरफेस प्लेन है, एकदम चिकना सरफेस है और मास इसका ज़्यादा है, आप इसको उठा नहीं सकते, तो आप इस पर क्या करोगे? इस पर आप क्या करोगे? इस पर आप फोर्स लगाओगे। इस पर आप फोर्स लगाओगे ना, तो जब आप फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ना इसमें। ठीक, तो कार्य आप उसी चीज़ को फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। बस इसी चीज़ को हम कहते हैं कार्य। आपने फोर्स लगाया तो उस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। बस इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं कार्य। मेन चीज़ क्या होता है? मेन चीज़ ये नहीं होता है, मेन चीज़ हमारा ये होता है FD cos थीटा। कहीं आपने पढ़ा होगा FS cos थीटा, आपने कहीं पढ़ा होगा। आपने कहीं कहीं ये ना पढ़ करके आपने कहीं कहीं ये भी पढ़ा होगा कि सर हम तो पढ़े हैं FS cos थीटा। तो दोनों चीज़ सही है, चाहे आप उसको FD cos थीटा पढ़ो, चाहे आप उसको FS cos थीटा पढ़ो, दोनों विस्थापन ही है।
डिस्प्लेसमेंट चाहे उसको कह दो, चाहे आप उसको एस से विस्थापन, वो दोनों ही रिप्रेजेंट किसको करते हैं, विस्थापन को दोनों ही दर्शाते हैं। चाहे आप उसको डी पढ़ो, चाहे आप उसको एस पढ़ो, ठीक। बट यहाँ पे मैंने कॉस थीटा क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, कोई कोण बन रहा है क्या? क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हम सरफेस के पैरेलल में एकदम लगा रहे हैं, सरफेस के समांतर में फोर्स लगा रहे हैं ना। जब सरफेस के समांतर में फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉस 0 कितना होता है बाबू? कॉस जीरो कितना होता है बताओ? सॉरी, ये यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक। और कॉस 90 कितना होता है? सॉरी, ये यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, 0। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 0 बन रहा है, ठीक। यानी थीटा 0 हो गया। जब थीटा 0 हो गया तो इसमें आप रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कॉस 0 तो 1 ही होता है ना, कॉस 0 1 होता है। तो जब 1 आप इसमें रखोगे तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस नहीं आएगा, चाहे आप इसको एफ इंटू एस कर दो, चाहे आप इसको एफ इंटू डी कर दो। तो उसी को मैंने एफ इंटू डी कर दिया है, ठीक। और अगर यही चीज़ ऐसे ना हो करके कुछ ऐसे होता तो यहाँ पे कुछ कोण बनता कि नहीं बनता? यहाँ पे कुछ कोण बनता तो इसका कुछ वर्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल घटक होता, कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ कोण यहाँ पे बनता है ना। अभी ये इसके समांतर में था एकदम, तो यहाँ पे थीटा क्या था, 0 था, तो कॉस 0 1 हो गया, तो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अपनी जगह से क्या हुआ, विस्थापित हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। बस इसी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक। डब्ल्यू बराबर एफ डी या एफ एस, आप जो भी कह दो उसको, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपसे कोई पूछे कि ये जूल जो होता है कार्य का कौन सा मात्रक है, किस पद्धति में मात्रक है, तो चाहे आप उसको एसआई पद्धति में कह दो, चाहे आप एमकेएस पद्धति में कह दो। मेन तो इंटरनेशनल जो बनी वो एसआई ही बनी, तो एसआई पद्धति में आप कह सकते हो। एंड आपसे सीजीएस पद्धति में कोई पूछे तो आप उसको अर्ग कह सकते हो, ठीक। और फिर अभी वही मैं बता दूं कि एक जूल में जो होता है वो 10⁷ अर्ग होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर था मात्रक एवं विमा ये ख़त्म हुआ, ठीक। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा रिवीजन का, अगर आप कहोगे तो। अदरवाइज अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में अपने। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है। तो इसमें क्या था, बेसिकली कुछ नहीं था। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अपने पास जो भौतिक राशि होती है, कोई भी अपने पास मात्रक होते हैं ना, पद्धति होती है एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, है ना, एंड एफपीएस पद्धति, एंड लास्ट में जो बनी इसी से मॉडिफाई हो गई वो बनी कौन सी, एसआई पद्धति। यही क्या हो गई, यही लागू हो गई अपने पास, ठीक। इंटरनेशनल पद्धति यही घोषित कर दी गई, इसी पे काम हो गया, ठीक, इसी पे काम हो रहा है। तो इस तरीके से अपना जो मात्रक एवं विमा चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। और इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, बहुत सारे अच्छे चीज़ें करवाई, बहुत सारे अच्छे डायमेंशंस एंड मात्रक के क्वेश्चन करवाए। तो इस पर आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। देखो, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ हो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, कोई भी टीचर हो कितना भी अच्छा पढ़ाए वो कुछ नहीं हो सकता उससे, जब तक आप खुद से, हाँ सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, मैं मानता हूँ। जब तक कोई अच्छा सा टीचर, कोई अच्छा सा फैकल्टी जब तक आपको गाइड ना करे ना, तब तक अच्छा नहीं हो सकता। बट आपको खुद से भी थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। आप खुद से उस पर थोड़ा मेहनत करो, आप थोड़ा उस पर ध्यान दे दोगे ना तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। और हम तो यहाँ पूरी कोशिश करते हैं ना कि आपको ईजी से ईजी मेथड में, आपको ईजी से ईजी भाषा में, आपको आसानी से अच्छी चीज़ें आपके पास तक हम पहुँचा सकें। तो हम पूरी कोशिश यहाँ से करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक। तब तक टेक केयर, बाय बाय।